सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन थर्ड है उसमें पूछा गया है कि मतलब बैंक रेट क्या है। ठीक है, तो इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू कॉमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल यूजली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो बैंक रेट आपका वो रेट होता है जैसे जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब वो लोन या कुछ भी एडवांस देती है आपके कॉमर्शियल बैंक को बिना किसी सिक्योरिटी के, और ये जो मतलब रेट जो ये लोन और एडवांस देती है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए उनको देती है, उसी रेट को आपका बैंक रेट कहा जाता है। मतलब एक मिनिमम रेट जिसपे सेंट्रल बैंक मनी देता उधार पे देती है कॉमर्शियल बैंक्स को। अब है आपके फीचर्स क्या होते हैं बैंक रेट के। तो पहला, ये आपका फिक्स किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकेंड, ये आपका एक लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट है। ठीक है, ये आपके प्रभावित करता है अदर्स इंटरेस्ट रेट को भी इकोनॉमी में। और फोर्थ ये है, इट इज यूज एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, कि जो आपके बैंक रेट है उसको एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह भी यूज किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में। आपके जो बैंक रेट है उसके जो उद्देश्य है वो यही है कि ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है मनी सप्लाई। तो ये तो आपका क्वेश्चन थर्ड में ए पूछा गया था। फिर इसी तरीके से बी में उन्होंने हमसे पूछा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप इसको बताइए। ठीक है, तो open market operation refers to the purchase and sale of government securities by the central bank in an open market in order to control money supply and credit conditions in the economy। तो open market ऑपरेशन में क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है ओपन मार्केट में। और मतलब मेन एम उसका यही होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके और क्रेडिट कंडीशन को किसमें, हमारी इकोनॉमी में। तो हम कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपकी वह गतिविधियां होती है जिसके द्वारा जो आपके सेंट्रल बैंक है वो खरीदता और बेचता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, ताकि वो रेगुलेट कर सके लिक्विडिटी आपकी बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, अब आपकी ये दो तरीके की होती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एक परचेस ऑफ सिक्योरिटीज और दूसरा सेल ऑफ सिक्योरिटीज। पहले हम आ जाते हैं परचेस ऑफ सिक्योरिटीज में। इसमें आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, आरबीआई बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द बैंक और द पब्लिक। ठीक है, इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो खरीदता है गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स को बैंक से या पब्लिक से। ठीक है, सेकंड होता है आपका मनी सप्लाई से इंक्रीजेस हो जाता है। थर्ड, क्रेडिट बिकम चीपर, क्रेडिट आपके लिए सस्ते हो जाते हैं। और फोर्थ है यूज ड्यूरिंग रिसेशन। और ये जो परचेस होती है सिक्योरिटीज को उसको कब यूज किया जाता है, रिसेशन के समय। ठीक है, RECESSION। ठीक है, रिसेशन के समय यूज किया जाता है। अब आ जाइए आप सेल ऑफ सिक्योरिटीज में। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि इसमें आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स को। तो आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेकेंड, इससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, जो बस हमने परचेस में पढ़ा ना जस्ट उसका अपोजिट इसमें आ जाएगा। थर्ड, क्रेडिट इससे कॉस्टली बन जाते हैं। और फोर्थ, इसको हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये आपके इसके टाइप्स हो गए। अब देख लेते हैं कि जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। वन बाय वन करके आते हैं। पहला है आपका कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, कि इससे हम कंट्रोल करते हैं आपके जो इन्फ्लेशन है, मतलब कभी महंगाई है या कभी डिफ्लेशन है, उस सब की मतलब स्टेट को। सेकंड आपका है, इससे हम रेगुलेट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को। थर्ड, इससे हम मेंटेन करते हैं आपके प्राइस स्टेबिलिटी को। फोर्थ है, हम इससे मेंटेन करते हैं लिक्विडिटी इकोनॉमी में। तो एट लास्ट आप कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक बहुत ही पावरफुल मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर पावरफुल मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में और इंश्योर करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। क्वेश्चन थर्ड में जो आपको फिर सी और डी था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। फोर्थ वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ में आ जाते
एक्सप्लेन द रियल बैलेंस इफेक्ट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पीगू इफेक्ट। ठीक है, the real balance effect refers to the impact of change in the general price level on the real value of money balance held by the people and how how this in turn affects consumption and aggregate demand। तो रियल बैलेंस इफेक्ट वो ये कह रहा है, तो आपका रियल बैलेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि जब से आपका जनरल प्राइस लेवल जब चेंज होता है तो उसका क्या असर पड़ता है जो लोगों की रियल वैल्यू है मनी की या जो लोगों की परचेसिंग पावर है, और ये किस तरीके से फिर अगर जैसे जब लोगों की परचेसिंग पावर बदल जाती है उस जनरल प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण, तो वो किस तरीके से लोगों के कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करता है, ये कहता है। अब मान लो कि जैसे प्राइस लेवल जो है फॉल हो गया, तो जो रियल वैल्यू है मनी की, मतलब जो परचेसिंग पावर है लोगों की, रियल वैल्यू मतलब रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस हम कह रहे हैं ना, तो रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस से हमारे मतलब क्या हुआ कि जो लोगों के पास कैश और बैंक डिपॉजिट्स है, तो जो रियल वैल्यू है या जो परचेसिंग पावर है मनी बैलेंसेस की कैश और बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में जो लोगों के पास है, वो सही बात है इंक्रीज हो जाएगी। अब लोगों को लगेगा कि यार हम और अमीर हो गए हैं और उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। बट वहीं पर अगर ये प्राइस लेवल क्या होता है राइज हो जाता है, तो जो रियल वैल्यू है मनी बैलेंसेस की कैश और बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में जो लोगों के पास मनी बैलेंस है उसकी रियल वैल्यू घट जाएगी, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी इससे, और उनका कंजप्शन भी कम हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये आपका होता है रियल बैलेंस इफेक्ट। दस द रियल बैलेंस इफेक्ट हमें इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जब प्राइस में चेंज होता है वो रिस्टोर कर सकता है इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में, स्पेशली डिफ्लेशन के टाइम पे। अब आ जाते हैं हम पीगू इफेक्ट को। पीगू इफेक्ट आपका किसके नाम पे पड़ा, आपके इकोनॉमिक्स है जिनका नाम क्या था एसी पीगू, उनके नाम पे आया था ये। ठीक है, तो आपका जो पीगू इफेक्ट है वो आपका ना जो रियल बैलेंस इफेक्ट है ना उसी का एक टाइप है। ठीक है, तो पीगू इफेक्ट जो है ये इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द रियल बैलेंस इफेक्ट, जो रियल बैलेंस इफेक्ट है उसी का एक टाइप है। ठीक है, तो पीगू इफेक्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पीगू इफेक्ट वो कहता है अ फॉल इन द प्राइस लेवल, कि अगर मतलब प्राइस गिर जाता है, ये गिरने की बात कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज द रियल वैल्यू ऑफ मनी होल्डिंग्स विच में कंज्यूमर फील रिचर, तो बस में यही कहा इसने कि अगर प्राइस लेवल गिर जाता है तो रियल वैल्यू मनी होल्डिंग की, जो लोगों के पास मनी है जो उन्होंने होल्ड कर रखा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे कंज्यूमर को कैसा फील होता है अमीर, जिस जिसका रिजल्ट क्या होता है वो अपने कंजप्शन पे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और ये इकोनॉमी को हेल्प करता है कि किसकी और मूव करे फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ठीक है, पीगू यूज करता है इस इफेक्ट को इस चीज को आर्ग्यू करने के लिए कि इवन इन डिप्रेस इकोनॉमी, कि अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेस भी है, कि ऑटोमेटिक जो फोर्सेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो रिस्टोर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं पीगू यूज दिस इफेक्ट to argue that even in a depressed economy, automatic forces exist that can restore equilibrium without government intervention। अर्थात कि पीगो यूज करता है इस इफेक्ट को इस चीज को आर्ग्यू करने के लिए कि अगर आपकी इकोनॉमी डिप्रेस भी है तो जो ऑटोमेटिक फोर्सेस रहते हैं वो मतलब इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के हस्तक्षेप किए हुए। डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिस में पहले आपका मीनिंग लिख लेंगे, मीनिंग आपके साथ पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, मीनिंग आप लिख लेंगे, आपके साथ पहले ही बता चुकी हूँ मीनिंग। स्कोप में हाँ देखो ये जाहिर सी बात है ब्रॉडर कंसेप्ट है और ये नैरो है, क्योंकि ये तो आपका रियल बैलेंस इफेक्ट का ही एक टाइप है। फिर फोकस, रियल बैलेंस इफेक्ट का फोकस रहता है आपका वेल्थ पे एंड स्पेंडिंग पे, और इसका रहता है मेनली आपका किस पे, कंजप्शन पे। ठीक है,
अब कौन से अर्थशास्त्री ने इसको दिया है? तो रियल बैलेंस इफेक्ट में आप लिख सकते हो, ये आपका जनरल मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके लिए आप रख सकते हैं कि इसको प्रपोज किया है एसी पीगू के द्वारा। अब यूज कौन सा कहाँ पर आता है? तो रियल बैलेंस इफेक्ट आपका एक्सप्लेन करता है एडजस्टमेंट को थ्रो प्राइस चेंज, ठीक है। एक्सप्लेन एडजस्टमेंट्स थ्रो प्राइस चेंजेस, ठीक है। ये आपका यूज करता है टू काउंटर केन्सियन पेसिज्म, ठीक है। कौन? आपका पीगू इफेक्ट। क्वेश्चन 6 है आपका, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलिटी ऑफ मनी? इज मनी न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू केन्स? की न्यूट्रलिटी ऑफ मनी से आप क्या समझते हो, और क्या पैसा वाकई न्यूट्रल है केन्स के अकॉर्डिंग? अब जो ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, इसमें क्या होता है, ये कह रहे हैं कि जैसे हम अगर मुद्रा है जो मनी है उसकी मतलब क्वांटिटी में अगर चेंज करें, तो वो सिर्फ केवल क्या बोलते हैं, कीमतों में बदलाव होता है, ठीक है, उससे। लेकिन जैसे आपका वास्तविक उत्पादन है, रोजगार है, या लोगों की वास्तविक आय है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब देखो, अगर आपको सरल शब्द में समझना है, तो ये कह रहा है कि जो पैसा है वो वास्तविक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता। मतलब उदाहरण के लिए समझ लो कि यदि आपका पैसा दुगना हो जाए, डबल हो जाए, तो उससे क्या होंगे, कि वस्तुओं के दाम दुगने हो जाएंगे, लेकिन जैसे वो उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय मतलब वही रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है आपका न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में। अब इस पे आ जाते हैं, तो ये है, it refers to a situation where change in the quantity of money affect only nominal variables like price, wages, money, income, but do not affect the real variable like such as real output, employment, real income और real interest rate। तो इसने यही कहा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है चेंज होती है, तो वो जस्ट आपके किसको प्रभावित करता है, नॉमिनल वेरिएबल्स को, जैसे प्राइस को, वेजेस को, मनी इनकम को। बट वो जैसे रियल वेरिएबल है उन पे कोई प्रभाव नहीं डालता, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, या रियल इनकम पे, या रियल इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो ये इस चीज को कह रहे हैं। अब क्लासिकल व्यू क्या है आपका न्यूट्रलिटी पे, ठीक है। तो जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो किस चीज को बिलीव करते थे, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव दैट, पहला पॉइंट आएगा कि मनी एक मीडियम है जस्ट एक्सचेंज का, ठीक है। ये आपकी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, और आपकी इकोनॉमी हमेशा ऑपरेट होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि आपका जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो मानते थे कि मनी आपका न्यूट्रल है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट जब केन्स आए, तो उन्होंने इस चीज को नकारा, उन्होंने आर्ग्यू किया, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके व्यू पे, उन्होंने कहा कि नहीं, मनी न्यूट्रल नहीं है। तो आप लिखोगे केन्स का क्या व्यू था न्यूट्रलिटी ऑफ मनी पे, तो आप ये लाइन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू केन्स मनी इज नॉट न्यूट्रल स्पेशली इन द शॉर्ट रन, कि केन्स के मुताबिक मनी न्यूट्रल नहीं है स्पेशली आपके शॉर्ट रन में, ठीक है। तो केन्स ने क्या कहा, उन्होंने रिजेक्टेड किया क्लासिकल आइडिया ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कह रहा था कि मनी न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस आइडिया को रिजेक्टेड किया। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट चेंज इन मनी सप्लाई, मनी में सप्लाई में अगर चेंज हो रहा है, तो वो रियल वेरिएबल्स को भी प्रभावित करेगा। लाइक आपके रियल वेरिएबल्स कौन से हुए, आपका आउटपुट हो गया, रोजगार हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ हमें रीजन भी दिए ऐसे, कि रीजन, ये किस चीज के रीजन है, वाई मनी इज नॉट न्यूट्रल, कि वाई मनी इज नॉट न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू केन्स, उस चीज के रीजन है। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। केन ने इस चीज को एज्यूम किया, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो क्या मान रहे थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, लेकिन केन्स ने कहा ऐसा नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। तो केन्स ने एज्यूम किया
कि दैट इकोनॉमी ऑफ्टन ऑपरेट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, की भी ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी आपकी ऑफ्टन ऑपरेट हो फुल एम्प्लॉयमेंट के भी बिलो, ठीक है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैन इंक्रीज डिमांड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, उसने यही कहा कि अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है तो आपकी डिमांड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट चैनल, इसमें यही है अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो वो आपके इंटरेस्ट रेट को क्या करता है, लो करता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग जो होते हैं वो मनी को होल्ड करते हैं किसके लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। कुछ अपने स्पेकुलेटिव मोटिव हो सकते हैं उसके लिए, या कुछ प्रिकॉशनरी उसके लिए, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव ये जो है ये चीजें इफेक्ट करता है स्पेंडिंग बिहेवियर एंड आउटपुट को, ठीक है। कि लोग जो पैसा है वो किस लिए होल्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी उसके लिए, या स्पेक्टिव मोटिव के लिए, और ये चीजें प्रभावित करती है स्पेंडिंग बिहेवियर और आउटपुट को। स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस, जो वेजेस और प्राइसेस होते हैं ऐसा नहीं कि एकदम से एडजस्ट हो जाएंगे क्विकली, ठीक है। इसीलिए जो चेंज होता है मनी सप्लाई में वो इन्फ्लुएंस करता है रियल आउटपुट को रेदर देन ओनली प्राइस, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि वेजेस प्राइस ऐसा तो नहीं कि एकदम से चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मनी सप्लाई आउटपुट को प्रभावित करता है रेदर देन ओनली प्राइस। रोल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, मनी जो है वो इफेक्ट करता है आपके एग्रीगेट डिमांड को, जो डिटरमाइन करता है आपके लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। एट लास्ट हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि केन्स के मुताबिक मनी न्यूट्रल नहीं है शॉर्ट रन में, स्पेशली ये आपके आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम को भी प्रभावित करता है। हाँ, हाउएवर इन द लॉन्ग रन जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है तो लॉन्ग रन में मनी न्यूट्रल बन सकता है। तो केन्स ने मतलब रिजेक्ट किया जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू था कि मनी न्यूट्रल है, एटलीस्ट उसने कहा शॉर्ट रन में तो नहीं है मनी न्यूट्रल। क्वेश्चन 7 है स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये ऑलरेडी आपका डिस्कस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किए उसमें। क्वेश्चन 8 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के इसमें हमें फंक्शन लिखने हैं, 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो देखो कॉमर्शियल बैंक आपके वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, और लोन और अदर टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। उनके फंक्शन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है आपका प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। तो प्राइमरी में भी ना आपके दो फंक्शन आ जाते हैं उनके प्राइमरी में, ठीक है। एक है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन, ये आपके आ जाते हैं उनके प्राइमरी में, ये दो, ठीक है। हमने कहा ना कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन में आपके प्राइमरी फंक्शन आ जाते हैं और सेकेंडरी फंक्शन आ जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन मतलब उनके वो फंक्शन जो उनके मेन फंक्शन है, और सेकेंडरी मतलब उसके अलावा जो वो और फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में दो है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और लोन एडवांस करना। तो पहले आ जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में क्या है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपके जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स पब्लिक से वेरियस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या क्या हो सकती है वो, सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, ठीक है, फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें यही है कि कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स पब्लिक से और उनमें सेविंग की हैबिट को इंक्रेज करती है, ठीक है। और उनको फिर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके एक फंड भी मिल जाता है आगे लोन देने के लिए। सेकंड है एडवांसिंग लोन, तो इसमें यही कि बैंक लोन और एडवांसेस देती है ताकि बूस्ट कर सके ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में देती है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं इसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी में आ गया। अब हम उनके सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो सेकेंडरी में जो पहला आ जाएगा वो आ जाएगा उनका एजेंसी फंक्शन, यानी कि थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये कुछ यहाँ पर आपका थोड़े प्रिंटिंग का वो है तो उसको अवॉइड कीजिएगा,
ठीक है, ये रिपीटेड इसमें वो हो गया है। अब एजेंसी फंक्शन में देख लीजिए क्या आ जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह एक्ट करती है अपने कस्टमर के लिए और परफॉर्म करती है कौन कौन से फंक्शन एज एजेंट वो है, ठीक है। तो एजेंट का काम भी करती है अपने कस्टमर के लिए, तो उसमें वो क्या करती है, कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल, अपने कस्टमर के बिहाफ में चेक को कलेक्ट करना, बिल्स वगैरह को, या डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह को कलेक्ट करना, ठीक है, फंड्स का ट्रांसफर करना या परचेज और सेल करना सिक्योरिटीज का। फिर सेकेंडरी फंक्शन में ही पहला तो हमने एजेंसी फंक्शन पढ़ लिया, उसी में फोर्थ आ जाएगा आपका जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है, ये सेकेंडरी के अंदर ही आता है। प्राइमरी में तो दो थे, सेकेंडरी में आपके देखो एक तो अभी थर्ड पढ़ लिया, एक फोर्थ पे आ जाते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। ये फिर यहाँ पर आपका रिपीटेड हो गया, अब यहाँ पर आ जाते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में। तो बैंक प्रोवाइड करती है वेरियस जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। क्या क्या है उसमें, लॉकर फैसिलिटी देती है, ठीक है, अपने कस्टमर को, डिमांड ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक की फैसिलिटी देती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सर्विसेज, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज, ठीक है। तो ये रहा। फिर अब जो इनका फिफ्थ है, ये आपका सेकेंडरी में ये, ठीक है, फिफ्थ जो है वो है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन में भी हेल्प करती है। बैंक लैंड मोर मनी देन डिपॉजिट्स हेल्प, ठीक है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन में क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक जो है क्रिएट करती है क्रेडिट को, क्योंकि वो लैंड करती है उसमें मोर मनी देन द एक्चुअल कैश डिपॉजिट दे होल्ड, ठीक है, जितना उनके पास कैश डिपॉजिट रहता है उससे भी ज्यादा वो लैंडिंग करती है मनी की, ठीक है। ये हमने कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी है। अब जैसे मतलब हुआ ना कि भी बैंक में किसी ने 100 रुपये जमा कराया है, तो बैंक कुछ उसमें से आपका सीआरआर के फॉर्म में रखेगी, फिर कुछ आगे दे देगी। मान लो कि उन्होंने 20 सीआरआर के फॉर्म में रखा, 80 आगे दे दिया, फिर उस 80 में से भी मतलब वो इकोनॉमी में घूमेगा, वो फिर से सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, फिर वो किसी के पास आएगा, वो बैंक में जमा कराएंगे। तो मतलब वही है ना कि कॉमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करती है इकोनॉमी में, किस तरीके से, क्योंकि ये लैंड करती है मोर मनी देन द एक्चुअल कैश जो उनके पास डिपॉजिट जो होल्ड करते हैं, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है इकोनॉमी में। सिक्स्थ आपका है इसका रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉमर्शियल बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में, कैसे, एक तो मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, मतलब ठीक है जो आपके जिनके पास है उनसे जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाती है। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करती है। लास्ट में हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाती है, ठीक है, इस तरीके से वाइटल रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। तो ये आपके कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन है। ये प्राइमरी फंक्शन है जिसमें हमने दो फंक्शन पढ़े, और सेकेंडरी फंक्शन में हमने थर्ड, फोर्थ, आपका फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पढ़ा, ठीक है। इन शॉर्ट थोड़ा इसको ऐसे करके देख सकते हैं।